हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। देखिए, अभी ये जो टाइम चल रहा है, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि कोरोना में, लॉकडाउन में सारे स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो मेरे बच्चे और बायो लेने वाले जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे वीडियो देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे बच्चे जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, जो ओनली एमपी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है या उनके पास नोट्स नहीं है, तो वो ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे। कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। गांव में ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बच्चे बिल्कुल बहुत ही परेशान हो गए हैं कि कैसे पढ़ाई करें, तो वो ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को फायदा मिल सके और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। जहाँ डाउट्स हो पूछ सके। वो चाह कर भी कोचिंग स्कूल नहीं जा सकते, तो कम से कम इन्हीं वीडियो से पढ़ाई करें। ठीक, यही उद्देश्य है मेरा। बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम लेसन 3 पे पहुंच चुके हैं। 12th बायो वाले बच्चे, लेसन 3 मानव जनन। अभी तक हम केवल रिप्रोडक्शन इस क्लास में पढ़ रहे हैं। पहले हमने सारे जीवों में, फिर उसके बाद सेकेंड लेसन में हमने पौधों में पढ़ा, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस मानव जनन। और इसमें हम पढ़ चुके हैं कि वास्तव में जनन मानव में किस प्रकार होता है, कौन से युग्मक बनते हैं, कहाँ बनते हैं, उनके नाम हमने थोड़ा सा ऐसे परिचय प्राप्त किया। और नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब आज हम उस अंग के बारे में पढ़ेंगे जो वास्तव में नर युग्मक का निर्माण करता है। सबसे पहला अंग नर जनन तंत्र का, सबसे पहला अंग नर जनन तंत्र का सबसे पहला अंग कौन सा है? वृषण। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं। और ये बाहर क्यों पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है ये बहुत, कि बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि उनको नर युग्मक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कम तापक्रम की आवश्यकता होती है शरीर की तुलना में। तो शरीर की तुलना में कम तापक्रम उसको शरीर के बाहर ही मिल सकता है, अतः वृषण शरीर के बाहर पाए जाते हैं। यदि वृषण शरीर के अंदर होंगे तो तापक्रम अधिक होने के कारण नर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। यदि हो भी जाएगा तो वो जीवित नहीं बचेंगे। अतः वृषण शरीर से बाहर पाए जाते हैं। और वृषण शरीर से बाहर कहाँ पाए जाते हैं, तो थोड़ी सी पहले कहानी के रूप में आप सुनिए, फिर अपन पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सामने देखते हैं अपन और शुरू करते हैं। नर जनन तंत्र का पहला ऑर्गन वृषण। देखिए, ये वृषण जो है, पहले कहानी के रूप में आप समझिए, है ना। ये एक वृषण है और ये वृषण बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है। ये बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है, पिंडकों में बटा है, लगभग 250 पिंडकों में। इस पिंडक के अंदर यहाँ पर बहुत कुंडलित कुंडलित नलिकाएं हैं, बहुत सारी यहाँ पर कुंडलित नलिकाएं हैं, बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं हैं। हर वृषण में बहुत सारी कुंडलित नलिकाएं हैं। और नलिकाएं आप समझ रहे हैं, नलिकाएं मीन्स जो अंदर से खोखली हो। तो ये जो पिंडक है ये लगभग है 250
और सब में से निकलने वाली ये नलिकाएं यहाँ पर मिल जाती हैं, मिलकर यहाँ पर बनाती हैं एक जाल बनाती हैं, और इस जाल में से फिर एक नलिका निकलती है। ये नलिकाएं जो हैं ये इस तरह से विभिन्न भागों से निकलती हैं, निकलकर ये मिल जाती हैं, और मिलकर ये अति कुंडलित एक नलिका बनाती है, अति कुंडलित और मोटी नलिका बनाती है, जो कि कहलाती है एपिडिडाइमिस। क्या कहा जाता है इसको? एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये खुल जाती है और सीधी होकर ये शुक्राशय में पहुंचती है। शुक्राशय में पहुंचकर ये यहाँ पर बने हुए नरयुग्मकों को डाल देती है। यहीं पर सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, ये है शुक्राशय, सेमिनल, वेसाइकल, है ना, ये पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर ही पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, सहायक ग्रंथि है ये। यहीं पर पाई जाती है छोटी सी काउपर ग्लैंड, और यहाँ से ये जब निकलते हैं नरयुग्मक तो इन सब का स्त्रावण इसमें डाल दिया जाता है, और यूरेथ्रा द्वारा ये शिश्न द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो ये तो पूरा हो गया हमारा क्या? नरजनन तंत्र। अब दो वृषण कितने होते हैं? वृषण संख्या में 2 होते हैं, शरीर के बाहर लटके होते हैं। इनके अंदर ये जो कुंडलित नलिकाएं हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शुक्रजन नलिकाएं। यहाँ पर युग्मक बनते हैं, ये युग्मक बनने के बाद इन एफरेंशिया नलिका द्वारा यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर खुलते किसमें है? एपिडिडाइमिस में। ये सब अंग बता रही हूँ मैं नर प्रजनन तंत्र के। ये क्या है? इसका नाम क्या है? वृषण। क्या का और इंग्लिश में उसको कहते हैं टेस्टिस। यहाँ से वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया द्वारा बने हुए नरयुग्मक बाहर निकलते हैं। इसको कहा जाता है शुक्र जनन नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। शुक्र जनन नलिका, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, यहाँ पर शुक्र जनन नलिका में नरयुग्मक बने, वासा एफरेंशिया में आए, वासा एफरेंशिया से होते हुए कहाँ चले गए? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से होते हुए ये कहाँ पहुंचे? शुक्राशय में। शुक्राशय से जब ये बाहर निकलेंगे तो शुक्राशय के अंदर भी एक प्रकार का क्षारीय गाढ़ा द्रव, फिर प्रोस्टेट से निकलने वाले हार्मोन्स और द्रव, काउपर से निकलने वाले हार्मोन्स और द्रव इन नरयुग्मकों में मिल जाएंगे और मिलकर एक पदार्थ बनाएंगे जिसका नाम होता है सीमेन। वो सीमेन यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं नरजनन तंत्र में। अब हम केवल वृषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वृषण, वृषण क्या है, कहाँ पाए जाते हैं? वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, टेस्टिस सेक में। कहाँ पाए जाते हैं? कुछ नाम मैं अभी ये लिख रही हूँ, और जैसे मैं चित्र बनाऊंगी साथ साथ में इनको समझाती जाऊंगी, आप समझते जाइए। वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। संख्या में कितने होते हैं? संख्या में ये 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? इनकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है इनकी, वो चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। इनका जो अग्रपश्च व्यास है वो होता है 3 सेंटीमीटर, और इनका भार यानी इनका वजन होता है
10 से 14.5 ग्राम तक होता है। वृषण कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में। संख्या इनकी कितनी होती है? 2। लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। व्यास, अग्रपक्ष व्यास 3 सेंटीमीटर। और भार कितना होता है? 10 से 14.5 ग्राम के बीच में। जब हम पिछला वीडियो बना रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये जन्म के समय शरीर से अंदर से कहाँ आ जाते हैं? बाहर वृषण कोश में आते हैं। तो जब कोई वृषण, ये वृषण है जिसमें अलग कलर से बनाती हूँ, यहाँ पर एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस फिर शुक्रवानी में चेंज हो जाती है। ठीक। अब ये वृषण जब शरीर से बाहर निकला तो इसको, जब शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक झिल्ली द्वारा शरीर के अंदर फिक्स रहते हैं और उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिटोनियम। ये सबको मालूम होगा, पिछले साल यानी 11th में हमने पढ़ा था कि अंगों, जो अंग है भीतरी अंग, वो एक झिल्ली द्वारा शरीर के अंदर फिक्स रहते हैं। तो जब ये वृषण शरीर से बाहर आते हैं, कहाँ पर आते हैं? वृषण कोश के अंदर। तो उस समय इनसे जो झिल्ली है ये बाहर निकल के आती है और इसको, इस वृषण को चारों तरफ से ढांक लेती है। ये झिल्ली वृषण को चारों तरफ से ढांक लेती है। इस झिल्ली का नाम क्या है? यानी पेरिटोनियम जब वृषण की गोली, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है, वृषण को लेकर बाहर निकलती है और कहाँ पर आकर समाती है? वृषण कोश में। तब पेरिटोनियम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, बहुत लंबा नाम है, ध्यान से सुनिए, इसे कहा जाता है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, वेजाइनेलिस, अभी आधा नाम हुआ, प्रोपिया टेस्टिस। फिर से एक बार बोल रही हूँ कि पेरिटोनियम जब वृषण कोश में लाती है, वहां से निकलती है, बाहर लेकर आती है वृषण कोश के अंदर, तब पेरिटोनियम डबल झिल्ली के रूप में बाहर निकलती है और निकलकर जब वो वृषण कोश में उसको स्थापित करती है, तब उसी झिल्ली को कहा जाता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस प्रोपिया टेस्टिस। ठीक है। अब आपने पिछले साल ध्यान में करिए, जब जो भी नाजुक अंग हमारे शरीर के पड़े थे, सब में पढ़ा था कि लगभग 2 झिल्लियां तो उनमें होती हैं। बहुत ही कम अंग है जो एक झिल्ली से ढके होते हैं, अधिकतर हमारे कोमल अंग 2 झिल्ली से ढके होते हैं। तो ये भी कोमल अंग है, ये भी 2 झिल्ली से ढका होता है। ये जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस प्रोपिया टेस्टिस है, ये ही 2 परत की होती है। कितनी परत की होती है? 2 परत की होती है। जो बाहर की तरफ परत होती है पेराइटल, बाहर की ओर की परत को पेराइटल परत बोलते हैं, और जो भीतरी परत है उसे विसरल परत कहा जाता है, उसे विसरल परत कहा जाता है। ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस प्रोपिया टेस्टिस दे वृषण को चारों ओर से ढका हुआ है, जिसकी जो बाहरी परत है पेराइटल होती है और भीतरी परत जो है वो विसरल होती है। इन दोनों के बीच में लिक्विड होता है जिसमें ये आसानी से क्या हो सकते हैं? फिसल सकते हैं टेस्टिस। अच्छा, अब जो विसरल परत होती है, ये बाहर की जो परत है ये तो कोमल है, अंदर की परत जो है वो ये वृषण की परत से कांटेक्ट में रहती है। वृषण की परत यानी वृषण की भी जो भीतरी परत है, वृषण की जो भीतरी परत है, ये वृषण की भीतरी परत है, ये वृषण की खुद की है। देखो अभी जो अपन ने पेराइटल और ये पढ़ा है विसरल, ये इसको ढकने वाली परतें।
जो वृषण की खुद की परत है वो थोड़ी मोटी होती है और संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है किस परत को? वृषण की खुद की परत को। ठीक, अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये अंदर की तरफ धंसकर मीडिया स्टेनम टेस्टिस बनाती है। ये ही अंदर की तरफ इस तरह से धंस जाती है, ये ही अंदर की तरफ इस तरह से धंस जाती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ धंसकर पूरे वृषण को लगभग 250 पिंडों में बांट देती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ धंसकर पूरे वृषण को 250 पिंडकों में बांट देती है। ठीक, अब ये जो 250 पिंडक है इसमें मैं कम बना पा रही हूँ। इन 250 पिंडकों में किसने बांटा इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की मोटी परत, इस परत को कहा जाता है मीडिया स्टेनम टेस्टिस। क्या कहा जाता है? मीडिया स्टेनम टेस्टिस। ठीक, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये विसरल परत है, ये पेराइटल परत है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये पूरा इतना बड़ा नाम है। ठीक है, मीडिया स्टेनम टेस्टिस की परतें पूरे वृषण को लगभग 250 पिंडकों में बांट देती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अब प्रत्येक जो पिंडक है, ये प्रत्येक जो पिंडक दिख रहा है हमें, प्रत्येक पिंडक में मैं अलग अलग कलर से थोड़ा आपको बता रही हूँ। प्रत्येक पिंडक में क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं। क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं। और आपको मालूम है कि नलिका बोलने का मतलब क्या होता है? नलिका बोलने का मतलब होता है खोखली रचना, जो अंदर से कैसी है? खोखली। ठीक, तो प्रत्येक भाग में, मैं बना नहीं रही हूँ, प्रत्येक भाग में जो 250 पिंडक होते हैं, प्रत्येक भाग में ऐसी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। और एक एक भाग में जो 250 पिंडक हैं, उसके एक एक भाग में जो शुक्र जनन नलिका है उसकी लंबाई, क्या रचना है ये, क्या नामांकन है इसका बताइए? शुक्र जनन नलिका। और इसकी लंबाई पूरा, यदि कुल अपन पूरा मिला दे, यानी पूरे जो 250 पिंडक हैं उनको मिला दे, तो शुक्र जनन नलिका की लंबाई 250 मीटर होती है। शुक्र जनन नलिका की एक वृषण में शुक्र जनन नलिका की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? 250 मीटर। लगभग 250 मीटर होती है। देखो 250 पिंडक, ठीक है, 250 पिंडक, लंबाई 250 मीटर, ऐसा हम याद रख सकते हैं कि एक वृषण में कितने पिंडक होते हैं? 250 पिंडक। और शुक्र जनन नलिका की लंबाई भी कितनी होती है? कुल 250 मीटर। ठीक है, प्रत्येक खंड में ऐसे शुक्र जनन नलिका पाई जाती है, जो कि कैसी रचना है? जो कि खोखली रचना है। ये इस तरह से खोखली रचना है। अब इस तरह प्रत्येक पिंडक में ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, और ये शुक्र जनन नलिकाएं अंदर अंदर क्या कार्य करती हैं? देखिए इनका नाम क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं।
यानी शुक्राणु को बनाने वाली नलिकाएं। इनमें शुक्राणु बनते हैं और इनसे ये शुक्र जनन नलिकाएं यहाँ पर बाहर की ओर निकलती हैं। तब ये थोड़ी सीधी हो जाती हैं और सीधी होकर ये आपस में जुड़ती हैं। जुड़कर ये यहाँ पर वृषण जालक बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? वृषण जालक बना लेती हैं। और वृषण जालक जो है, इसका यहाँ पर मैं नामांकन कर देती हूँ, वृषण जालक, टेस्टिस रेटे, वृषण जालक बनाती है। उसके बाद ये नलिकाएं यहाँ से निकलती हैं और यहाँ से ये इस तरह से एक कुछ नलिकाएं ये सब इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होने के बाद ये बाहर निकलती हैं। बाहर निकलकर ये आपस में मिल जाती हैं और मिलकर एक नलिका में खुलती हैं, जिस नलिका को कहा जाता है एपिडिडाइमिस। क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमिस। तो ये जो नलिकाएं जो शुक्र को लेकर बाहर निकल रही हैं, वहां पर ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यहाँ पर नहीं है। और इन नलिकाओं को तब कहा जाता है, इन नलिकाओं को कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। इफ्रेंशिया, डिफ्रेंशिया नहीं, इस बात को आप याद रखें। वासा इफ्रेंशिया कहा जाता है। ठीक है, ये हिस्सा अलग है ऊपर का, ये अलग चीज है। वासा इफ्रेंशिया निकलती है और निकलकर इस मोटी सी जो ये नलिका दिखाई दे रही है, ये पूरे जो नर शुक्राणु बन रहे हैं उनको इकट्ठा करती बहुत ही मोटी कुंडलित नलिका होती है, जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस। और ये एपिडिडाइमिस फिर एक नलिका में खुलती है, जिसे कहा जाता है शुक्र वाहिनी या शुक्र वाहिका, और इसे इंग्लिश में कहते हैं वासा डिफ्रेंशिया। ये क्या है? वासा डिफ्रेंशिया। ये क्या थी? वासा डिफ्रेंशिया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको सबको? फिर से हम एक बार देखते हैं। वृषण संख्या में 2 होते हैं। ये शरीर से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। जन्म के समय ये शिशु, नवजात शिशु के शरीर से बाहर निकलकर वृषण कोश में स्थापित हो जाते हैं। जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो उस समय शरीर के अंदर की पेरिटोनियम इन्हें वृषण कोश में जब लेकर आती है तो ये झिल्ली बनाती है, जिसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस प्रोपिया टेस्टिस। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिस जो है, प्रोपिया टेस्टिस, ये 2 परत की होती है जो पूरे वृषण को ढांककर रखती है, जो बाहर की ओर पैराइटल होती है और अंदर की ओर विसरल होती है। जो अंदर की विसरल परत है वो वृषण की खुद की झिल्ली से बहुत अधिक कांटेक्ट में रहती है। वृषण की जो खुद की झिल्ली यानी पूरा वृषण जो है एक मोटी झिल्ली से ढका हुआ तंतुमय संयोजी ऊतक से बनी हुई झिल्ली से, इसे कहा जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, इसमें से ही मोटी संयोजी ऊतक की परतें निकलती हैं और निकलकर पूरे वृषण को जो परतें निकलती हैं उन्हें कहा जाता है मीडिया स्टेनम टेस्टिस, और ये पूरे वृषण को 250 पिंडकों में बांट देती हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जो 250 पिंडक बने हैं, इनमें प्रत्येक में कुंडलित शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। और शुक्र जनन नलिकाएं जो हैं वो तो पाई जाती है, वो तो हमें चित्र में दिख रही है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है इसमें पाया जाता है इनके चारों ओर में तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं, रक्त कोशिकाएं भी होती हैं। यहाँ पर इस हिस्से में ये जो खाली दिख रहा है हमें, यहाँ पर क्या पाई जाती है? इसके अलावा तंत्रिका कोशिकाएं, यानी और क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर
शुक्र जनन नलिकाओं के साथ साथ में शुक्र जनन नलिकाओं के साथ साथ में यहाँ पर रक्त केशिकाएं तंत्रिका केशिकाएं तंत्रिका कोशिका वहाँ एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है लेडिंग की कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं होती है, क्या कहा जाता है उन्हें? लेडिंग की कोशिकाएं। लेडिंग कोशिका जो कि हार्मोन का स्त्रावन करती, नर हार्मोन का स्त्रावन करती है। ठीक, ये नई चीज अभी मैंने बताई आपको कि प्रत्येक पिंडक में शुक्र जनन नलिका तो होती है अतिकुंडलित, और शुक्र जनन नलिकाओं के अलावा प्रत्येक पिंडक में रक्त केशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और लेडिंग की कोशिकाएं होती हैं। इसमें लेडिंग की कोशिकाएं हार्मोन का स्त्रावन करती हैं। ठीक है, अब प्रत्येक पिंडक में जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और रक्त कोशिका इनको पोषण प्रदान करती है, तंत्रिका कोशिकाएं हार्मोन्स वगैरह लाती है और लेडिंग की कोशिकाएं नर हार्मोन का स्त्रावन करती है। ठीक, प्रत्येक पिंडक में जो शुक्र जनन नलिका है ये जब इन मीडियस सीरम टेस्टिस से बनाए हुए खंडों से जब बाहर निकलती हैं तो ये थोड़ी सी कुंडलित होकर फिर सीधी हो जाती है। यहाँ पर वृषण जालक का निर्माण करती है और वृषण जालक का निर्माण करने के पश्चात फिर वृषण से ये बाहर निकलती है। जब ये वृषण से बाहर निकलती है तो इन्हें कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। क्या कहा जाता है? वासा इफ्रेंशिया। और ये वासा इफ्रेंशिया निकलकर वृषण से चिपकी हुई मोटी कुंडलित नलिका जिसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस, उसमें जाकर खुलती हैं। वहां पर ये नर शुक्राणु आते हैं जो बहुत सारी संख्या में बने हैं और वहां से जो एपिडिडाइमिस है फिर एक पतली नलिका में खुलती है जिसका नाम है शुक्र वाहिनी या वासा डिफरेंशिया। उनमें शुक्राणु पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये तो पूरी हमने क्या पढ़ी अभी? वृषण की रचना। क्या पढ़ी? पूरी वृषण की रचना। और इसमें याद रखने लायक बातें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं कि वृषण कहाँ पर रहते हैं? वृषण कोश में। संख्या 2, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर। इसको मैं पॉइंट कर देती हूँ। व्यास 3 सेंटीमीटर, भार 10 से 14.5 ग्राम तक हो सकता है। और यदि पूरी शुक्रजनन नलिकाओं की लंबाई को मिला दिया जाए तो लगभग कितनी होती है? 250 मीटर की लंबाई होती है। ये हमने पूरा पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? वृषण के बारे में। आप चाहें तो इसको देखकर अपनी कॉपी में इसका चित्र बना सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने छोड़ दी है शुक्र जनन नलिकाएं बनाना, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये पूरा परफेक्ट चित्र है जो आपको यदि एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं और पूरे फुल मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, वृषण की आंतरिक रचना ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि शुक्र जनन नलिकाएं क्या है, इनके अंदर क्या होता है, क्या काम होता है, कैसी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। देखिए, पहली बात तो नलिका हम कह रहे हैं, नलिका मीन्स अंदर से खोखली। इसको यदि हम काटें तो चौक के मुझे अलग अलग कलर लेने पड़ते हैं बार बार डब्बे में से। तो यदि हम काटें तो हमको ऐसी आड़ी नलिका दिखाई देगी। एक शुक्र जनन नलिका यदि हम ले, गोल होगी नलिका है, अंदर से खोखली होगी। अब इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें सबसे बाहर की ओर एक शुक्र जनन नलिका में जो इसकी आधार कला है, बेस है इसका,
ये संयोजी ऊतक का बना होता है। बेस संयोजी ऊतक का बना होता है और जो अंदर वाली परत है, ये अंदर वाली जो परत है, ये इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं इस तरह से। इस पूरी लेयर को जननिक उपकला कहा जाता है। इस लेयर को जननिक उपकला कहा जाता है। सबसे बाहर वाला जो बेस है, आधार है, वो संयोजी ऊतक का बना होता है और उसी के अंदर जो अगली परत है, वो अगली परत को क्या कहा जाता है? जननिक उपकला, जनन करने वाली एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। अब ठीक है भाई, ये जर्मिनल एपिथीलियम क्या है भाई, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक प्रकार की कोशिका ये मान लेते हैं अपन, एक ये मान लेते हैं। चलिए, दोनों प्रकार की यानी सब पूरे में है। और कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक कहलाती है, जिसमें से एक होती है शुक्र जनन कोशिका, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, उन्हें कहा जाता है सर्टोली की कोशिका। सर्टोली कोशिका। सर्टोली है। ठीक, इतना समझ में आया? एक शुक्र जनन नलिका का हमने जो अनुप्रस्थ काटी, ट्रांसफर सेक्शन काटा, केवल एक है इसमें। और इसमें हमको सबसे बाहर की ओर संयोजी ऊतक से बनी हुई आधार कला दिखाई देती है। अंदर की ओर एक स्तर होता है जो जननिक एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम हम इसे कह सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, शुक्र जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, ये निरंतर विभाजन करती रहती हैं। शुक्र जनन कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और इनके विभाजन करने से, विभाजन जैसे जैसे ये करती हैं, तो इनसे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिनका नाम है प्राथमिक। इसको मैं अब ओवरलैप कर रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। प्राथमिक शुक्र कोशिका, फिर और इनमें विभाजन होता है तो बनती है द्वितीयक शुक्र कोशिका। और इनमें जब विभाजन होता है तो बनती है पूर्व शुक्राणु कोशिका। ये देखिए, मैंने केवल एक शुक्र जनन कोशिका का बताया कि इनमें अलग अलग ऐसे ये विभाजित हो जाएंगी और इनकी परतें अंदर अंदर की ओर बढ़ती जाएंगी। तो जैसे ये विभाजन करेंगी पहली बार, तो ये पूरी यहाँ पर जितनी भी शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, पूरे में इनमें क्या होगा? विभाजन होगा। और विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेगी? यहाँ पर प्राथमिक शुक्र कोशिका। और प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में फर्दर और डिवीजन होगा और विभाजन होगा, तो बनेंगी यहाँ पर पूरे में बनेंगी द्वितीय। इनका आकार थोड़ा सा क्या होगा? इनसे छोटा होगा और ज्यादा बनेंगी, एक से ज्यादा बनेंगी। और क्या बनेंगी? द्वितीय शुक्र कोशिका। द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में और विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगी? पूर्व शुक्राणु कोशिका।
और ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं को जो है ये इनका पालन पोषण कौन करेगा? इतनी सारी बनती जा रही है ये तो इनका पालन पोषण करेंगी सर्टोली की कोशिकाएं। कौन करेंगी? सर्टोली की कोशिकाएं। अब ये सर्टोली की कोशिकाएं कैसी होती है? ये जो सर्टोली की कोशिकाएं हैं ये भी विभाजन करके बन रही हैं और इनका शेप थोड़ा सा इस तरह का रहता है। सर्टोली की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनका शेप इस तरह का होता है, इस तरह का। इसमें ऊपरी सिरा थोड़ा सा कटा हुआ रहता है। किसका? सर्टोली कोशिकाओं का। इस तरह से ये यहाँ पर हमें मिलेंगी इसके अंदर, शुक्र नलिका के अंदर। अब क्या काम है इनका? ये क्या करेंगी? ये जो पूर्व शुक्राणु कोशिका है ये जैसे ही बनेगी तो ये यहाँ पर आकर धस जाएगी। ये पूर्व शुक्राणु कोशिका है, ये सर्टोली की कोशिका में आकर धस जाती है। यानी अब पूर्व शुक्राणु से शुक्राणु बनने की पूरी क्रिया कहाँ पर होती है? सर्टोली की कोशिका में। कहाँ पर होती है? सर्टोली की कोशिका में। अब सर्टोली की कोशिका, अब इसे क्या कहते हैं ये अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्टोली की कोशिका के अंदर पूर्व शुक्राणु कोशिका से नर शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और वो कैसे होती है, क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लें कि पूर्व शुक्राणु कोशिका सर्टोली की कोशिकाओं में जाकर धस जाती है। ऐसी बहुत सारी सर्टोली की कोशिकाएं होंगी, उनमें धस जाएंगी और यहीं पर फिर ये पूर्ण विकसित होंगी, इनकी पूंछ बनेगी, इनका सिर बनेगा और जब ये पूरी विकसित हो जाएंगी तो ये इन सर्टोली की कोशिका को छोड़कर कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी और सर्टोली की कोशिका पुनः वैसी ही रह जाएगी। तो यहाँ पर सर्टोली की कोशिकाएं क्या काम करती हैं? ये पूर्व शुक्राणु कोशिका को आधार, अवलंबन तथा पोषण प्रदान करती हैं। अवलंबन तथा पोषण प्रदान करती हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे नर शुक्राणु कोशिकाएं अंदर की ओर मिलेंगी। अंदर की ओर यहाँ पर बहुत सारी नर शुक्राणु कोशिकाएं होंगी जो यहाँ पर मिलेंगी। ये मतलब कहाँ मिलेंगी? किसके अंदर? इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर में, सेंटर में यहाँ पर मिलेंगी। और ये चूंकि इनकी पूंछ होती है, ये प्रचलन कर सकती हैं, तो बनने के बाद चूंकि ये बनती जा रही है, तो जो पूर्ण विकसित हो जाएंगी वो यहाँ से वृषण जालक में आएंगी और वृषण जालक से वासा इफ्रेंशिया में आएंगी। वहां से कहाँ चली जाएंगी? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएंगी? शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में। वहां पर इसमें काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, सबके हार्मोन्स मिलेंगे, इनके एंजाइम्स मिलेंगे। सब मिलने के बाद सीमेन बनेगा और बाद में यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाला जाएगा। ठीक, क्लियर? तो शुक्र जनन नलिकाएं क्या है? शुक्र जनन नलिकाएं वृषण के पिंडों में पाई जाती हैं और इनकी यदि हम अनुप्रस्थ काटे तो इसमें सबसे बाहर संयोजी ऊतक की परत मिलती है। अंदर इसमें जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम मिलती है। जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शुक्र जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्र जनन करना यानी लगातार विभाजन करेगी, बनाएगी। तो शुक्र जनन कोशिका का जब पहली बार विभाजन होता है तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनती है, फिर दोबारा विभाजन होता है तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका और फिर पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। इसे शुक्र जनन, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका भी कहा जा सकता है। पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं अब क्या करेंगी? ये नर शुक्राणु बनाएंगी, लेकिन कहाँ बनाएंगी, किसके अंदर बनाएंगी? तो दूसरी वाली कोशिका बैठी है भाई, कौन सी वाली? सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिकाओं का जो आकार है ये एक हिस्से पर ढसा हुआ रहता है, वहां पर पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं वहां पर जाकर सेट हो जाती है, आधार प्रदान करती है। सर्टोली कोशिकाएं उनको पोषण प्रदान करती है और वहां पर स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया पूर्ण होती है।
जिससे नर शुक्राणु बन जाता है। बनने के बाद वो सर्टोली कोशिका को छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। बीच में सेंटर में ये शुक्राणु इकट्ठे हो जाते हैं। ये सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर बीच में है। यहाँ से बने हुए शुक्राणु शुक्र जनन नलिका से होते हुए, वृषण जालक से होते हुए वासा फ्रेंचिया में, वासा फ्रेंचिया से एपिडिडाइमिस में, वहां से शुक्रवाहिनी से फिर शुक्राशय में, वहां से सारे ग्रंथियों, जो सहायक ग्रंथियों का लिक्विड इसमें मिलकर सीमेन बनाता है, यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ लिया? वृषण की रचना, और वृषण के अंदर किसकी रचना? शुक्र जनन नलिका की रचना। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है, जहां पर भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और नहीं पूछेंगे तो हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं। चलिए, हमारे प्रश्न हाजिर हैं आपके लिए। और प्रश्न, पहला प्रश्न, वृषण कितने पिंडकों में बटा होता है? दूसरा प्रश्न, वृषण की स्वयं की परत का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न, शुक्र जनन नलिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है एक वृषण में? चौथा प्रश्न, शुक्र जनन नलिका में, शुक्र जनन नलिका की आंतरिक परत में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? और पांचवा प्रश्न है, सर्टोली की कोशिकाओं का क्या कार्य है? ठीक, तो वीडियो देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको बिना स्कूल, बिना कोचिंग के भी आप आराम से निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए और जहां पर भी डाउट्स हो पूछिए। लेकिन सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करिए, ताकि ऐसे बच्चे जो बहुत ही पिछड़े इलाकों में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, वो बिल्कुल कोचिंग ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, स्कूल नहीं जा सकते, उन तक ये वीडियोस पहुंच जाए। ठीक है, ओके, बाय।